गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अवनीश कुमार सिंह आज फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 9 का कृतिका भाग 1 से दूसरा चैप्टर मेरे संग की औरतें का पहला भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। इस बुक का पहला चैप्टर इस जल प्रलय में यह आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस से हट गया है, इसलिए उसको नहीं पढ़ा जाएगा अभी। आज सबसे पहले तो अब हम बात करते हैं मृदुला गर्ग के जीवन परिचय का। मृदुला गर्ग जिनका जन्म सन 1938 ईस्वी में कोलकाता में हुआ। अभी तक ये जीवित है, दिल्ली में रह रही हैं। कुल मिलाकर के इन्होंने 20 से अधिक पुस्तक लिखा है, अनेक कहानी, उपन्यास, नाटक, उनके 8 उपन्यास हैं, जिसमें उसके हिस्से की 2 वंशव, चितकोबरा, अनित्य, मैं और मैं, कठगुलाब, मिलजुल मन और वसु का कुटुंब, ये इनके उपन्यास संग्रह है। कहानी है कितनी कैदें, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, डैफोडिल, जल रहे हैं ग्लेशियर से उर्फ सैम, शहर के नाम, चर्चित कहानियाँ इत्यादि। नाटक में एक और अजनबी, जादू का कालीन, 3 कैदें और साम दाम दंड भेद, चुकते नहीं सवाल तथा कृति और कृतिकार, एक यात्रा, संस्मरण, कुछ अटके कुछ भटके, व्यंग लेख है। प्रस्तुत कहानी में इन्होंने आत्मकथात्मक शैली में लिखा इसको, जिसमें अपनी नानी, माँ तथा परदादी के और अपने बहनों तथा अपने बारे में लिखते हुए बताया कि किस प्रकार से लीक से हट करके काम करने में जो आनंद है वह लीक पर चल करके करने में नहीं है। शुरू करते हैं कहानी। मेरे संग की औरतें, मृदुला गर्ग की लिखी हुई यह कहानी। कहते हैं कि मेरी एक नानी थी। जाहिर सी बात है कि सबकी नानी है, कोई बगैर नानी और दादी के तो पैदा ही नहीं हो सकता, हमारा अस्तित्व ही नहीं होगा। पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। ये है कि कुछ लोग नानी दादी का प्यार पाते हैं, कुछ लोगों के नसीब में प्यार नहीं होता है, वो प्यार नहीं पा पाते हैं। उनके जन्म से पहले ही नानी दादी का देहांत हो चुका होता है। तो मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए नहीं देख पाई क्योंकि इनकी माँ की शादी से पहले ही उनके नानी की मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले न सुनी हो, पर नानी की कहानी ज़रूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। कहते कि नानी से कहानी, नानी दादी ये लोग कहानी सुनाते रहते हैं छोटे बच्चों को। तो इनके जन्म से पहले ही नानी का मृत्यु हो चुका था। जन्म से पहले क्या, माँ के शादी से पहले ही मृत्यु हो चुका था। और उसके बाद
तो इन्हें नसीब नहीं हुआ नानी से कहानी सुनने का। कहते हैं कि शायद इसीलिए हम भाई बहनों को, 3 बहनों और एक भाई को कहानी कहने और सुनाने का मौका मिला। करे नानी की कहानी भले न सुनी हो, लेकिन नानी से कहानी भले न सुनी हो, लेकिन नानी की कहानी जरूर सुनी है। यानी नानी के बारे में इन लोगों ने जो सुना है, कहें उसका मतलब अब जाकर के समझ में आया कि लीक से हटकर चलने का महत्व कितना है, उसमें आनंद कितना है। कहता है कि बाद में जाकर के समझ में आया उसका असली मर्म, यानी उस कहानी का सार, उस कहानी कथानक बाद में समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानसी औरत थी। पर्दानसी पर्दे में रहने वाली, पर्दानसी मीन्स पर्दे में यानी घूंघट में रहने वाली। शुरू में जब इन्होंने नानी के बारे में सुना तो सिर्फ इतना ही जानते थे कि मेरी नानी एक पारंपरिक महिला थी, परंपराओं का निर्वहन करने वाली, अनपढ़ थी और पर्दानसी थी। औरतों को परंपराओं का निर्वहन बहुत ज़्यादा करना होता है। जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। क्या नहीं लिखेगा कि जब उनकी नानी की शादी हुई तो नाना जी तुरंत शादी कुछ ही दिनों बाद बैरिस्ट्री की पढ़ाई यानी वकालत करने के लिए, वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए लंदन चले गए, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। जब वहाँ से डिग्री लेकर लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। जब उनके नाना वहाँ से आए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से वकालत करके, तो क्या हुआ कि अब उनका पूरा रहन सहन सब बदल गया। पूरा रहन सहन ही उनका अंग्रेजों जैसा हो गया, जिस प्रकार से अंग्रेज रहते हैं। परंतु जैसे अंग्रेजों के साथ उठना, अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी में अंग्रेजों के साथ बैठना, अंग्रेजी हिसाब किताब से रहना, ये उनके नाना जी के व्यवहार में, हाव भाव में परिवर्तन हुआ। परंतु लेखिका कहती है कि मेरी नानी का असर उनके इस रहन सहन का या लाइफ स्टाइल का नानी के ऊपर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नानी अपने मन के हिसाब से चलने वाली महिला थी, वो उनके हिसाब से परिवर्तित नहीं होती थी। नाना जब आए तो पूरे अंग्रेजियत, परंतु नानी ने अपने स्वभाव में, अपने हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं किया। वो वैसे ही पर्दा में रहती थी, परंपराओं का निर्वहन करती थी, पति परमेश्वर मानती थी, हैं? उन्होंने पति के अनुसार अपने रहन सहन में कोई परिवर्तन नहीं किया और ना ही पति को कभी उन्होंने ऐसा वैसा करने से रोका। पति अपनी इच्छा से भी, अपनी मर्जी से जी सकते हैं, उनके ऊपर कोई भी अपने पसंद नापसंद को नहीं थोपा, उन्होंने कभी इजहार नहीं किया। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी अर्थात मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम से मुंहजोर हो उठी। कह रहे हैं कि नानी को कभी भी वो नाना से बात नहीं करती थी सबके सामने, यानी कि उस समय की औरतें थे तो
सार्वजनिक रूप से बाहर आकर के अपने पति से भी खुद बात नहीं कर सकती थी, दूसरे गैर मर्द से तो बात छोड़ दीजिए। लेकिन उन्हें ऐसी बीमारी लग गई जिससे उन्हें पता चल गया कि अब मैं ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकूंगी। तो उनकी इकलौती बेटी थी जो लेखिका की माँ, उसकी शादी का चिंता उन्हें सताने लगा। उनकी शादी का चिंता उन्हें सताने लगा और उस चिंता ने उन्हें पूरा मुंहजोर बना दिया। मुंहजोर बना दिया यानी कि खूब बोलने लगी कि उन्होंने नाना से कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। बोले कि देखें, ये जो पर्दे का जो लोकलाज है उसको मैं त्यागती हूँ और आपके दोस्त प्यारेलाल शर्मा जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी है, उनसे मैं मिलना चाहती हूँ। सब दंग हैरान रह गए। घर के सभी लोग पूरे हैरान परेशान के लिए, भाई जो औरत अपने पति से भी कभी सबके सामने बात नहीं की, वो आज मृत्यु के नज़दीक आकर के एक गैर आदमी से मिलना चाहती है। आखिर में बात क्या है? आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है? पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीबी के हुजूर में पेश कर दिया। नाना को खुद नहीं समझ में आया, यानी कि उनके पति को खुद नहीं समझ में आया कि आखिर में बात क्या है, कि जो औरत कभी मुझसे भी सबके सामने बात नहीं की, आज वो मौत के करीब है और गैर मर्द से कहती है। इस पर बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं किया, क्योंकि समय कम था, वो अब मृत्यु एकदम नज़दीक थी। इसलिए सवाल जवाब में समय व्यतीत न करते हुए गए और उनको लिवा आए और अपने पत्नी के हुजूर में, यानी कि कमरे में सामने पेश कर दिया। अब जो बात थी, नानी ने कहा, वह और भी हैरत अंगेज थी। अभी तक तो लोग अचंभा आश्चर्यचकित थे ही, लेकिन अब जो बात नानी कहने जा रही थी या कही उनसे प्यारेलाल शर्मा से, वो और आश्चर्यचकित कर देने वाली थी। हैरत अंगेज थी, यानी हैरानी में डाल देने वाली थी। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। देखिए, एक स्वतंत्रता सेनानी से, जो कि उनके पति खुद साहब थे, अंग्रेजों के साथ उठना बैठना था, साहबों के साथ उठना बैठना था, जिससे कहते वो लड़का शादी कर लेता। परंतु उन्होंने कहा कि आप मुझे वचन दीजिए, मरते समय उन्होंने कहा कि मुझे वचन दीजिए कि मेरी बेटी के लिए, जो इकलौती बेटी थी, उसके लिए वर का चयन आप करेंगे। वर का चयन यानी दूल्हा, बेटी शादी योग्य हो गई तो उसके लिए दूल्हे का चयन आप करेंगे। और मैं नहीं चाहती कि बेटी की शादी साहबों के फर्मा बरदार से, मेरे पति तो साहब हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फर्मा बरदार से हो। फर्मा बरदार यानी कि आज्ञाकारी या चाटुकार या चापलूस से। मैं नहीं चाहती कि ऐसे लोगों को जो सबके सामने झुकता रहे। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कहेंगे, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी तरह ही कोई एक आज़ादी का सिपाही, यानी देशभक्त स्वतंत्रता सेनानी ढूंढकर, जिसके अंदर देशभक्ति का जज्बा हो, उससे मेरी बेटी का शादी करा दीजिएगा। देखिए, यह बहुत बड़ा त्याग है। जो औरत नाजुक नजाकत में पली हुई है, उनकी बेटी भी एकदम साहबों के खानदान में महाराजाओं की तरह पली पड़ी है, उसकी शादी एक स्वतंत्रता सेनानी से कर देना, यह इनके अंदर छिपी हुई उस देशभक्ति को उजागर करता है
जो अप्रत्यक्ष रूप से इनके अंदर समाहित थी। देश के प्रति जो जज्बा है, जो देशभक्ति है, वो इनके अंदर कूट कूट करके भरी हुई थी। कह रहे कि कौन कह सकता है कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा, जो अपनी आज़ादी के लिए कभी भी चिंतित नहीं हुई, कभी भी किसी से कुछ नहीं कहा कि मैं पर्दे में नहीं रहूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो सबके आज्ञाओं का पालन करती रही, परंपराओं का निर्वहन करती रही। लेकिन उसके अंदर देशभक्ति का इतना बड़ा जज्बा कि अपनी इकलौती बेटी की शादी एक देशभक्त से कराना चाहती थी। उस समय देशभक्त आतंकवादियों से कम मायने नहीं रखते थे अंग्रेजों के लिए, ये जान लीजिए। अंग्रेजों की नज़र में वो आतंकवादियों से कम नज़र नहीं आते थे। कोई ठिकाना नहीं था कि कौन देशभक्त कब अंग्रेजों की गोली का शिकार हो जाए। उस वक्त में ये अपनी बेटी की शादी एक देशभक्त से कराना चाहती थी। अगर इनके पति चाहते तो किसी भी एक अच्छे खासे नौकरी वाले से, नौकर पेशे से कर देते। अब बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल की रही होंगी। लेखिका कहती है कि अपनी नानी के बारे में कि बाद में मुझे समझ में आया कि वो अपने निजी जीवन में भी आज़ाद ख्याल की रही होंगी, क्योंकि अपने निजी जीवन में भी वो किसी के दखलंदाजी नहीं बर्दाश्त करती होंगी या किसी के बनाए रूल, किसी के बनाए नियमों पर नहीं चलती रही होंगी। वो स्वतंत्र विचार की रही होंगी। उन्होंने नाना की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया, नाना की जिंदगी में कोई उन्होंने दखलंदाजी नहीं की, रोकछेप नहीं किया। पर न उसमें साझेदारी की, ना ही उनके कामों में हाथ बटाया, ना ही कुछ किया। वो जो कर रहे हैं करें, मैं जो कर रही हूँ करूँगी। न उनको कुछ करने से रोकना है, न मुझे कुछ करने से कोई रोकेगा। पर अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को अपने अनुसार। असली स्वतंत्रता इसी में है कि हम अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जिएं, लेकिन हम जी नहीं पाते। हम तो हमेशा किसी न किसी के आदेशों का पालन करते रहते हैं। जब छोटे होते हैं तो माँ बाप का, बड़े होते हैं पढ़ने के लायक तो टीचर के आदेशों का पालन, बड़े होते हैं नौकरी करने लगते हैं तो अधिकारियों के आदेशों का पालन, साहब के आदेशों का पालन। मतलब ज़िंदगी भर हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाते हैं। तो वो स्वतंत्र देश में रह करके भी हम परतंत्र हैं। कहती हैं कि मेरी नानी अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जीती जरूर थी। पारंपरिक, घरेलू, उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। कह रहे हैं पारंपरिक परंपराओं का निर्वहन करने वाली कि सास का सेवा करना है, ससुर का सेवा करना है, घूंघट में रहना है, सुबह उठना है, खाना बनाना है, सबके खाने के बाद खाना, ये परंपराओं का निर्वहन था। घरेलू, घर में ही रह करके काम करना। उबाऊ, भाई एक ही जगह रहता आदमी, एक ही काम करते करते तो ऊब जाता है। और खामोश जिंदगी जीने में कभी किसी से कुछ बात नहीं करते थे, किसी से कुछ कहती नहीं थे। कह रहे कि उसमें कुछ क्रांतिकारी चाहे न कुछ न रहा हो, यानी बदलाव, बदले की भावना भले कुछ न रहे हो, लेकिन दूसरों की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। हम जिंदगी जिए परंतु दूसरों की कहने के अनुसार न जिए, दूसरों के हिसाब से न जिए, अपने हिसाब से जिए, तो उस जिंदगी में आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। वह स्वतंत्रता कुछ ज़्यादा ही मायने रखती थी। उसका कोई जोड़, कोई हिसाब किताब नहीं था। अब आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में जो भी समस्याएं हों
आपको जो भी परेशानियां हो आप हमसे कमेंट करके या व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा तुरंत पूछिए। वीडियो देखने के समय ही मैं आपको उसका आंसर ज़रूर बताऊंगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। इसका अगला भाग मैं जल्द ही आगे का व्याख्या अगले भाग में लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।